हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनी। और आज हम पिनेकल बुक में जो 53 सेट दिए हुए हैं उसमें से सेकंड पेपर को सॉल्व करेंगे। पहला पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। तो देखो, पहला सवाल। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक दर याद करो। इस सवाल को हम दो तरीके से करेंगे। मारवाड़ी भाषा में कर ले। देखो, अपन काई काई दे रहे हैं। साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। का की का लागेड़ो है धनराशि का मैं पिछले वीडियो में बताई जिनके सगर का या से लागेड़ो वो कायासी हरमासी। तो बा धनराशि कितनी है, मूलधन कितना है 5, ब्याज कितना है, तुलना ब्याज ही करा रहे हैं साधारण ब्याज। ठीक है, वो कितना है 2, समय अपन दे रखे हैं 5 वर्ष। तो अपना फॉर्मूला का है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर अपन पूछिए x% गुणा समय बट्टा 100। अब देखो, चार नाम बठीन भेज दें तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, 8% वही अपनो आंसर हो जैसी। अब देखा दूसरो तरीको। देखो, साधारण ब्याज कतो 2/5। 2/5 ने अगर आप परसेंट में बदला 100% गुणा करते हैं तो आपको 40%। और वो कत्ती साल में 5 साल में, तो हर साल कतो ब्याज मिल रहा है 8%। और एक साल में जो ब्याज मिले बिना आपा के बोला दर बोला। ठीक है, अगला सवाल दे रहे हैं 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपए है। उतने ही पैसों से एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। देखो, आप पेन क्या दसा 3 नोटबुक पहली खरीद रहे और 6 पेन खरीद रहे और कितना रुपया दे रहे हैं 3000। बाद में क्या कर रहे हैं, एक नोटबुक 12 पेन खरीद रहे, रुपया वापस कितना दे रहे हैं 3000 रुपये उतने ही पैसों में। अब देखो, नोटबुक कत्ती कम खरीद रहे, 2 नोटबुक कम खरीद रहे, के कारण पेन कितना ज्यादा खरीद रहे, भाई रुपया तो समान ही है ना। तो पेन कितना ज्यादा खरीद रहे 6 पेन। क्यों खरीद रहे, क्योंकि नोटबुक अड़े कम खरीदी है 2 और 22 रुपया में वो क्या कर लियो पेन खरीदे है। ठीक है, तो पेन कितना खरीदा है 6। ठीक है, अब रेशो निकाल लें आप। अगर पेन को मूल्य 1 है तो नोटबुक को मूल्य कितना है 3 है। अब आप एक माय मान रख दें, जेठे पेन है बटे 1 प्राइस कर दे, जेठे नोटबुक है बटे 3, तो 3 नोटबुक ही ना, तो 3 गुणा 3 कतो जैसी 9, 6 गुणा 1 और की वैल्यू कितनी है अपने में 3000। 9 और 6 कितना होगा 15, 15 की वैल्यू है 3000। एक की वैल्यू कितनी आ गई 200। भाई 15 इन 2 बार काट दे सी 200, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 200। तो पेन की प्राइस तो कितनी है 200। नोटबुक की कितनी है 3 गुणा 200 कितना होगा 600। अब अपन पूछो कहीं है, यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है एक पेन को मूल्य कितना है 200 और खरीदना कितना पेन जा रहे हैं 15, 30 कितना आगा 3000। वो दूसरो तरीको भी देख ला। भाई अपने का अतो तो आगो 3 नोटबुक और 6 पेन है, आपको मूल्य भी कितना है 3000। और एक नोटबुक और 12 पेन है, आपको मूल्य भी कितना है 3000। अब अरे देखो, 2 नोटबुक वो कम खरीदी भी के कारण 6 पेन का करो ज्यादा 18वां पर रेशियो निकालो, जब पेन तो आगो 1 और नोटबुक तो आगो हो 3। तो एक नोटबुक की जगह मैं कितना पेन रख सकूं 3 पेन रख सकूं ने। भाई अगर पेन को मूल्य 1 है ना, तो एक नोटबुक की जगह कितना पेन रख सकूं 3। तो मैं एक नोटबुक की जगह 3 पेन रख दूं, तो देखो पेन कितना होगा 15 और मूल्य कितना होगा 3000। वही आपको आंसर। तो अगला सवाल दे रहा है 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, हटाई गई संख्या कितनी है। अपन क्या करते हैं 5 को औसत, पहली बात करा औसत की, औसत वह है योग बटा
संख्या। अब अपन कहीं कहीं दे रहे औसत दे रहा क्या करता है 32, योग अपन बेरोगनी एक्स मान लें और संख्या कितनी ही 5। तो पहली अगर योग की बात करें तो कितना होगा 32 × 5, ठीक है। और इमो आपा कहीं कर से घटा ले से भाई एक संख्या 28 क्या निकल सी। अब की बार संख्या कितनी है 4 और औसत कितना है 28। तो अगर इन माइनस कर देसा तो अपनो आंसर आ जैसे, लेकिन आप नहीं कौन करा आप कहीं देखो सोचो कि पहली औसत कितना है 32 है, ठीक है। मतलब हर संख्या पर 32 32 मान सका, एक संख्या पर हटा दी बाबी आप मान ली कत्ती हटाई है 32 ही हटा दी तो 4 संख्या बची, बाबा औसत करता तो जैसी 32 ही रहसी ने। अब आप कहीं पर औसत उगो कहीं 28 उगो, 4 4 कम उगो ने, तो 4 4 कम क्यों उगो क्योंकि वो जो 32 ले गए ने वो 32 ही कौन ले गए ओ आंकड़ों भी 4 4 ले गो, तो कत्ता को ले गो 4 को 4 संख्या को ले गो ने, तो 4 ने अगर 4 गुणा करेगा तो 80 16, देखो मतलब वो आपको 32 तो ले रही गो और 16 एक्स्ट्रा भी ले गो, तो कितना आगा 48। तो बस संख्या कितनी 48। अगला सवाल दे रहा है यदि 72 जिल्द साज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी। जिल्द साज मतलब जो बाइंडिंग करा करे नोटबुक है, ठीक है, और जिल्दबंदी को मतलब बाइंडिंग, ठीक है। आप जब भी आपको सवाल आसी एमडीएच फॉर्मूला कर एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू टाइम एंड वर्क में आप पढ़ना। एम को मतलब मैन पावर या फिर आदमी, ठीक है। डे को मतलब दिन, एच को मतलब आवर्स मतलब घंटे, और डब्ल्यू को मतलब काम, जितो भी काम करे तो आप फॉर्मूला में रख ले। पहले कितना है 72 है बाइंडिंग कर वाला, और काम कितना है 720 बुक की बाइंडिंग करे, कितना दिन हम करे 22 में। और फिर सेकंड कंडीशन का दे रखी है कितना आदमी है वो अपन पूछे कितना दिन हम कर रहे हैं 12 दिन हम कर रहे हैं, कितनी बुक की बाइंडिंग कर रहे हैं 660 की। अब देखो 660 ने तो भेज दो 18 और 12 जैसी नीचे तो 18 केवल एक्स बची, एक्स को मान अपन निकालना है। देखो 0 0 72 72 6 33 और भी कट रहे 2 11 11 11 गुणा 11 करता होगा 121 और ये अपनो आंसर हो जाए। अगला सवाल दे रहा है पी क्यू और आर के बीच 8400 रुपए को क्रम से 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है, आर का हिस्सा कितना है। अनुपात कहीं दे रखे 2/3 3 और 1/3, यहाँ की जब भी सिचुएशन आ आप सिंपल अनुपात में बांटने के लिए क्या अगर एलसीएम गुणा कर दे 3 और 3 का एलसीएम 3 ही आगो, इन अगर मैं 3 गुणा कर 3 और 3 कर 2, इन तीनों गुणा कर तो 9, इन तीनों गुणा करें 3 तो काट दे तो आगो 1, मतलब सिंपल अनुपात आगो ओ। अब तीन को योग दे रहा है भाई तारीफ है ना, तो 2 9 कितना 11 12 12 की वैल्यू दे रखी है 8401 की वैल्यू जैसी 12 85 भाग में पूछो कहीं है आर को हिस्सों कितना 1, तो 1 को गुणा कर पाऊंगी अभी कोई फर्क कौन पड़े 7 बार काट दी सी कितना आगो 700 और ये आपको आंसर हो जाए। अगला सवाल दे रहा है किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% कितना है। जब भी आपको सवाल आसे आप संख्या मान ले 100 है ना। अब किसी संख्या के 20%, अब 100 को 20% का तो 20 और 20 को भी 25% है ना, तो 20 को 25% क्या निकाल से 4 कितना आगो 5, ठीक है। तो किसी संख्या के 20% का 25% जो आप आपने 5 आप 100 मान लीजिए है, तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 250 के बराबर है भाई, 5 250 के बराबर है, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, पूछो भाई है उस संख्या का 35%, तो आप 100 मानिए 100 को 35% का तो 35 35 को अपन पूछे 7 बार काट दी कितना आगो 175 और 0 ये लग जाएगा कितना आंसर कितना होगा अपना 1750। अगला सवाल दिया हुआ है विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक
चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिलेगी। मतलब यहाँ कहना चाहो चॉकलेट आपने गन 3 है ना, और कैंटीन में CN लिख दो है ना, बकती है आपने गन 27 तो 3 ए बांटनी है, और प्रत्येक विद्यार्थी ने बराबरी तो ए मिलनी चाहिए और बराबरी कैंडी मिलनी चाहिए। देखो इस कंडीशन में आप कहीं कर को HCF निकाल से। तो एक चीज देखो जी, मैं बताऊं कि 4 और 8 को HCF निकालो। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब आगे बीच में जो भी कॉमन संख्या है तो हम कॉमन का ही देखो इनका ही लिख सकते 4 गुणा 2 तो 4 कॉमन है ना दोनों संख्या में ना, वही HCF हो है। अब जो 4 जो इको HCF है वही का अंतर अंतर में भी भाग जासी, यहाँ की 4 और 8 को अंतर्गत तो है 4 को, तो 4 ने भी पूरा पूरा डिवाइड कर सी। तो देखो अब सीधो निकाले से तो अपन टाइम बहुत लाग जैसे, तो आप कहीं कर से अब अंतर देखा अंतर्गत तो आगो 27 तो 3 में 1000 3 निकाल दीजिए कितना बचे 1700। अब अपन सीधो सीधो दिखे सी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कितना है 17 17 पूरो पूरो काटते सी कितनी बार 100 बार, कोई अपनो आंसर। अगला सवाल दे रहा है एक मैच का विक्रय मूल्य 6,875 रुपए है, यदि लाभ परसेंट 25% है तो मैच का क्रय मूल्य कितना है। लाभ और हानि हमेशा किस पर निकले, क्रय मूल्य पर निकले। तो आप देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 की आई, 25% वहां पर क्या करो 100% को भाग दे दियो बताओ 1/4, और लाभ और हानि की पर निकले क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कतो हो 4 तो लाभ कतो हो 1। अब लाभ अगर 1 को हो क्रय मूल्य 4 है तो बेची कता में विक्रय मूल्य कतो आगो 4 1 5 5 में बेची है ना, और विक्रय मूल्य अपन दे रखे 5 की वैल्यू अपन दे रखी 6,875, और पूछो कहीं अपन क्रय मूल्य कतो है 4, इन आप सोल्व कर ले तो अपनो आंसर। अगला सवाल दे रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि इस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो आप ये सवाल ने क्या करता है, एक आपने कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एक है मार्कअप प्राइस, और इ पर जो छूट दे अभी के बाद में आपने कहना जैसे सेलिंग प्राइस। आप मान लिया कॉस्ट प्राइस करती है 100 तो मार्कअप प्राइस मतलब अंकित मूल्य कतो जी 60% अधिक 100 को 60% 60 तो कतो होगो 160 होगो। सेलिंग प्राइस कती जैसी छूट दी है कता की 20% की, तो 160 को 20% ये निकाला दिया तो अपन दे रहे 16 10% को 32 20% हो जिस पर एक बार अपन यहाँ भी देख लें 2 जीरो कता को 32 की अपन छूट दे दी तो अपन बेचो कता 128 में। पूछो कहीं है लाभ प्रतिशत कितना है, देखो अपन बेरे खरीदी कता 100 में बेचती कता 128 में, तो लाभ कता वो 28 को के पर उगो क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य कता 100% में 100% गुणा करते 100 को कता वो 28% भी अपन 28 सीधो दिखो कि 100 में ले 128 में बेच दी तो फायदो होगा 28% को। अगला सवाल दे रहा है 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना है। तो देखो अगर अपन सूत्र यानी फॉर्मूला दे रहा है तो अपन सीधो सीधो मान रख दे तो अपनो आंसर आ जाए। बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को फॉर्मूला हुआ है 2πr/h, ठीक है आप मान रख लिया 2 पाई को मान करता है 22/7, आर रेडियस कितनी दे रखी है 70, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 14, 7 7 कर को 44 अटे तो 10 है 44 ना आप क्या करा 14 गुणा कर लिया 4 गुणा कर शाना करता जैसी 616 और एक जीरो और लाग जैसी है ना। अब देखो 28 सेंटीमीटर है 28 सेंटीमीटर तो कतो जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा की में आवे स्क्वायर में। अगला सवाल दे रहा है 9,000 रुपए 80% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उतार दिए जाते हैं, 12 महीने का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखो इस सवाल में जो ध्यान रख पड़े सब मेन चीज है अर्धवार्षिक संयोजित, इसको मतलब है कि वो यहाँ चाहो कि मैं जी आज के दिन उतार दिया उन्हें तो 6 महीना बाद में हिसाब हुए है ना, हर 6 महीना बाद वो हिसाब चाहे, और अपन तो 12 महीना कोई पूछे जना तो आपनो 2 बार में निपट जी, पर यहाँ 2 साल को पूछ ले तो जब अपन के कणो पर तो आई 4 बार हो जाती, क्योंकि 6 महीना कती बार जी 4 बार। इको कर बगो सबो इजी तरीको और बेसिक तरीको है या 9,000 रुपया है ना।
जद के अर्धवार्षिक संयोजित आ जाए तो वार्षिक जो दर है बातों के जैसी आधी हो जैसी जो भी दे रहा है को है ना, यहाँ 80% दे रहा है तो अटे जैसी 40%, और समय है ना वो जैसी डबल। डबल को मतलब क्या है, डबल को सीधो से मतलब वही जो 12 महीना दे रहा है अर्धवार्षिक संयोजित तो मतलब 6 महीना हिसाब करना, तो कितनी बार हिसाब करना है, 2 बार, बस अतो से ही मतलब है ना। अब इको पहले महीने पहली 6 महीना के लिए कहीं सी साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवर्ती हो है ना, वह दोनों कहीं उसी 40% को सीधो सीधो इको 40% कतो जैसी 10% 900, 40% कतो हो 3600। अब दूसरी साल कहीं उसी आ दुनिया पर ब्याज लाग सी, तो अपन पहली तरीका तो यहाँ निकाल कि 9000 को 3600 और ब्याज तो लाग ही लाग सी, 3600 को और लाग सी 40%, 3600 को 40% कतो जैसी 10% 360, तो 72 और 144 मतलब 1440 ब्याज और लाग जैसी। भाई ब्याज पर ब्याज ही तो लाग सी ना। अब कई बार अपने सवाल ही आया करे कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज को 1-2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज को अंतर ज्ञात करो, तो ओ तो कौन सा ब्याज होगा साधारण ब्याज और ओ कौन सा चक्रवर्ती। चक्रवर्ती क्या है क्योंकि पहले ब्याज पर भी कहीं लागो ब्याज लागो, अपन पूछो कहीं चक्रवर्ती ब्याज तो आप तीन जोड़ लिया जना अपनों कहीं जैसी आंसर आ जैसी एक बार जोड़ देख लिया, ये कितना होगा 7200, 1400 कितना होगा 8600 और 40 और है तो 8640 अपना उत्तर आगा। अब दूसरा तरीको देखा 40% फेर के लागना है 40%, ठीक है, तो साधारण ब्याज पर एक बार इको भी कतो 40% ब्याज पर भी लागसी ना, ठीक है, तो इको 40% को 40% कतो जैसी अगर 40 को 40% काटना तो 16%, तो आप टोटल ब्याज कतो दे दियो 96% है ना। तो मूलधन कतो है आप 100 मान लिया तो 100% की वैल्यू कती जरा की भाई आप इन कैलकुलेट क्या पर करिए 100 पर ही करिए ना, तो 100% की वैल्यू कती है 9000 अपन के जाए 96%, देखो परसेंट इजा भी हो परसेंट तो परसेंट कट जातो 20 कट का। अब 96 में आप करा 90 गुणा करा पहले 9 गुणा कर लिया 5 81 और 5 86 एक जीरो भी हो ना जीरो, तो अपना आंसर बैठा पे 8600 8640 अपना आंसर है जैसे। एक बार इन परसेंट वाला तरीका भी कर लिया अपन बेरो 2 बार 40% बढ़ाना है तो 9000 अपन मूलधन है पहली 40% बढ़ाना 140%, फिर एक बार और दोहरानी है चीज ने, ठीक है, 2 जीरो कट को ए 2 जीरो कट का 14 को स्क्वायर कितना होगा 196 गुणा क्यों करना है 90 करना है ना, तो पहले अपन 9 गुणा कर एक जीरो लगा ले 54 5 86 8 9 8 17, तो कितना आगा 17640, ठीक है, वो कहीं है बाद की वैल्यू को मतलब है इकमाए ब्याज और मूलधन दोनों है। अब आपने मूलधन घटा लिया अठे अपन कहीं पूछे चक्रवर्ती ब्याज, अगर अपन पूछते कि मिश्र धन कतो जहां तो कतो आ जाए तो अपना आंसर 17640, पर अपन कहीं पूछे चक्रवर्ती ब्याज तो मूलधन घटा दिया तो 9000 घटा ना कता बची 8640, भाई 17000 में 9000 घटाया कता बचा 8640 है, तो कतो आगा आंसर 8640। देखो अगला सवाल दे रहा है वो क्या पर दे रहा है कि पॉइंट के बाद में जो संख्या है ना बाबा स्क्वायर क्या निकाला, मैं आपने बताऊं ये आप एक को स्क्वायर निकाला तो कितो जैसी 1 गुणा 1 तो 1 ही उत्तर आ जैसी, 2 को आप निकाला तो कतो जैसी 2 गुणा 2 कतो जैसी 4 स्क्वायर निकाला, ठीक है। अब बात करा पॉइंट की, तो देखो पॉइंट 1 है, ठीक है, इको अपन अगर स्क्वायर पूछे तो आप क्या कर सकते एक बार पॉइंट ना बोल जाओ, बस अब तो ध्यान रखना कि राइट साइड वो पॉइंट कितना नंबर पर है, तो कितना नंबर पर है 1 नंबर पर है, ठीक है, 1 को स्क्वायर कतो गो 1, ठीक है। अब अपन ध्यान रखना चाहिए कि राइट साइड 1 नंबर पर पॉइंट है ना, एक संख्या के बाद पॉइंट है ना, तो इन आप गुणा कर देते हैं, अगर स्क्वायर है तो 2 गुणा और अगर क्यूब है तो आप क्या कर 3 गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट 1 है इको कहीं स्क्वायर दे रखे तो आप कहीं कर पहले 1 को स्क्वायर कर लिया पॉइंट ना भूल जाओ, तो 1 को स्क्वायर करता हो 1, अब पॉइंट कितनी संख्या के बाद में 1 है ना राइट साइड 1 के बाद में है ना, तो आप क्या कर एक ने क्यों गुणा कर देते जो भी घात दे दी आप क्यों गुणा कर देते, ठीक है, तो अठे कतो है 2, तो मतलब 2 अंक के बाद में अपनो पॉइंट आसी, तो अठे तो 1 अंक के बाद में 2 अंक के बाद में लगाना जा
0.01 ओई को आंसर हो जैसी। ठीक है, पहले ओई दे रहा है तो एक ही जगह तो मैं लिख सकूं हूं 0.01। अब देखो दूसरो दे रहा है 0.01 और इको स्क्वायर है ना, तो आप एक बार क्या करना, एक को स्क्वायर कर लें, एक को स्क्वायर करता हुआ है एक। अब देखो अठे कता पॉइंट, कता अंक के बाद में पॉइंट है राइट साइड हूं, तो राइट साइड एक और दो, दो के बाद में ना तो इजा दो लिख लिया, बिन गुणा क्यों करना, घात हूं, घात करती है दो, भाई स्क्वायर है तो दो है ना, तो चार अंक, चार अंक है पहली आसी, अठे एक अंक है पहली और दो अंक है पहली और तीन और चार, एक है पहली क्यासी पॉइंट आसी और आंखों का करा रखे योग करा रखे, बीच में प्लस को निशान है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट और अठे का ही है 0.001 0.001। अब आना आप जोड़ लिया, देखो 1 0 1 0 और पॉइंट, वही आपनो आंसर आ जैसी। तो अगला सवाल अपन दे रहा है, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अपन क्या कर सकते हैं, सवाल आप पिछले पेपर सोल्व करो जब भी करो, देखो 6 पेन का क्रय मूल्य सीपी लिख दो बराबर है ठीक है 5 पेन का विक्रय मूल्य के, बस अगर आप लाइन लिख दी तो आपनो सवाल लगभग होगा। अब सेलिंग प्राइस ने तो 18 लिख दिया, भाई बराबर का 18 ले जैसे ना भाग में, और 18 गुणा में 6 और 18 आर भाग में जैसी। अब देखो कॉस्ट प्राइस मतलब आप खरीदर का तम ले 5 में, सेलिंग प्राइस मतलब बेची का तम 6 में, तो आपने फायदो कता को होगो 1 को होगो, और फायदो और नुकसान क्या पर हमेशा खरीदे गए मूल्य पर या क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कतो है 5, और परसेंट में पूछो तो आप 100% गुणा कर देसा, भाई परसेंट लगाना तो 100% गुणा कर देसा, अगर हटाना तो 100% को भाग दे देता, तो 1/5 और इन काट दियो 20 बार, तो 20% आपनो आंसर हो जैसे। अगला सवाल दे रहा है, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है, छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। देखो इस सवाल ने क्या करा, ये मानो कि आप 100 रुपए की कोई चीज ले रहे हो, क्रय मूल्य होगा ठीक है, फिर आप कहीं करो बिन प्राइस बढ़ा दी बिकी, मार्कअप प्राइस मतलब जहाँ 100 रुपए की चीज ले रहा है यार, बी पर आप के लिख दियो बिन 100 ने तो आप काट दियो, और बी की जगह लिख दियो 150, जहाँ अपन कोई पूछ आप बिन के क्या कता रुपए की है 150 रुपए की है ना, फिर वो कैसी मैं तेरो जानकार हूँ, भाई मैं थार को नहीं सामान लेना, आप कैसे अले यार तू मेरे जानकार है, तन क्या करो 10% की मैं छूट दे दी, 10% का तो 15 ही छूट देती, बिना आप बेचती 135 में, लेकिन देखो आप ले का तरीका 100 में, तो आपने लाभ कता को 35 रुपया को लाभ होगा है ना, 35% को अपना फायदा होगा, क्योंकि 100 पर कैलकुलेट कर रहे हैं, इस सवाल ने करा आप 100 में ले रहे हैं, फिर वो कहीं 50% अधिक अंकित करो तो मार्कअप प्राइस कत होगा 150 होगा, फिर वो डिस्काउंट दियो कोई और भी के बाद में बेच दियो, वो डिस्काउंट कतो दियो 20% को। अब देखो जो मार्कअप प्राइस मतलब जो बढ़ाई जैसी ना रेट बाकी पर बढ़ाई जैसी क्रय मूल्य पर है ना, और जो छूट दी जासी वह हमेशा की पर दी जासी अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य कतो है 150 को 20% कतो होगो, देखो 10% कतो होगो, भाई एक पॉइंट लगा दिया राइट साइड तो 15 होगो, 20% कतो होगो 15 को डबल 30 होगो है ना, तो 30 की छूट दे देना, बेची कता 120 में बेचती। अब वो पूछे व्यापारी को कितने प्रतिशत का फायदा होगा या लाभ होगा, तो देखो 100 में ले आप 120 में बेचती तो फायदो कता को होगो 20 रुपया को होगो, की पर होगो क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कतो है 100, और आई अपन परसेंट पूछे तो आप क्या कर 100% गुणा कर दे बिया, तो परसेंट कटो वो आपको 20%, बिया अपन सीधो सीधो देख रहे हो कि 100 पर ही परसेंट कैलकुलेट करा और 120 है तो कतो फायदो को 20% को। इस सवाल ने करवा को दूसरो तरीको 100 रुपया में आप ले रहे हैं, ये बाद में आप क्या करो 50% बढ़ा अंकित कर दियो, मतलब 150% कर दियो ठीक है, फिर आप क्या करो छूट दे दी, मतलब इन 80% कर दी, भाई 20% की छूट दे दी ना, अब काट लिया 2 0 2 0 आ 2 0 है 2 0 कट गया, तो कितना का 15 8 120, अब लेर कितना में आया 100 में बेचती करता हूँ 120 में, तो फायदो करता वो 20%। अगला सवाल दे रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 720 और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। इस सवाल ने करने के लिए अपन तीन चीजों को बेरो होना चाहिए, कहीं
पहले तो कि महत्तम समापवर्तक क्या है। महत्तम समापवर्तक को मतलब है HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है भाई, जी मैं ले लियो 7 और 21, तो अगर मैं कॉमन संख्या कहीं भाई 7 में 7 है और 21 ने के लिख का 3 गुणा 7, तो दोनों में कॉमन कहीं चीज भी नहीं बोला अपन HCF, तो कॉमन कहीं है 7। ठीक, पहले तो अपन को ध्यान होना चाहिए। दूसरा है जी मैं ले लियो 7 और 21 और एक 42 ले लियो, है ना। तो एलसीएम को मतलब को लिस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये की संख्या छोटी संख्या जी मां तीन को भाग जाए तो ये कौन सी संख्या है। देखो 42 में 42 को भाग तो जाए कोई भी संख्या में अपना आप को भाग तो जाओ, ये 21 को भी भाग चल जैसी 2 बार और 7 को भी भाग चल जैसी 6 बार। ठीक है, तो इन बोला अपा एलसीएम। दो चीजा तो ए बेरोन। तीसरी चीज अपन आ बेरोन हो चाहिए कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या जी एक अक्ष है और दूसरी वाई है ना, तो आपको गुणनफल वो अपना फॉर्मूला है। तो देखो अपन दे रहा क्यों कहीं कहीं गुणनफल दे रहा क्यों दोनों को तो 720 और कहीं दे रहा क्यों अपन महत्तम समापवर्तक दे रहा क्यों 4, तो वो कहीं हुए एचसीएफ ओ दे रहा क्यों अपन 4, पूछो कहीं है लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम पूछो बिन मान लिया अपन एक्स, तो बस ये 4 ने भाग में भेज दिया। कतो आगो 18 180, तो मैं एलसीएम करता है 180। आगे सवाल दे रहे हैं एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, गोले के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। देखो इस सवाल ना आप कत कर जता फंक्शन पहले तो बेरोन चाहिए गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, ओ वह है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर अपन अत उठाए तो 50% सवाल तो अठे ही हुआ अपना। अब देखो दो कंडीशन है, एक पहले की चेंज हुआ पहले की, एक बाद की आपने है ना। पहली का हो भाई 50% वृद्धि हुई है ना, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आप क्या निकाला 100% को भाग देते हैं जब भी अपन फ्रैक्शन में बदलना है परसेंट टू परसेंट कर तो 0 0 को 1/2, 1/2 को मतलब दो तो हमेशा गिन बतासी 100% है और 1 बतासी 50%। जी हम दूसरो ले लियो 1/5, तो 5 हमेशा गिन बतासी 100% है, एक गिन बतासी 20% है। जी हम ले लियो 1/6, तो 6 गिन बतासी 100% है, एक गिन बतासी 16 से 2/3% है। हाँ मैं परसेंट में भी बताई और पिछले वीडियो में भी बताई है ना। अब देखो पहली भी आपने वही रेसी 4/3 पाई आर क्यूब, बाद में भी कहीं रेसी 4/3 पाई आर क्यूब। भाई फॉर्मूला तो बदले ही को नहीं, बदल सी तो कहीं त्रिज्या बदल सी। देखो 50% को बड़ी है ना, तो 1/2, तो देखो बड़ी है को मतलब दो कत्ती होगी 3, तो पहली कत्ती ही 2 ही अब कत्ती होगी 3, अब कहीं चीज है रेडियस त्रिज्या। ठीक है, अब आप निकाला देखो 4/3 और पाई तो दोनों में कॉमन ही रहसी। भाई अगर आप हटाओ अनुपात लिया तो आयतन को अनुपात निकाल से दोनों चीज तो कॉमन ही है। आप केवल रेडियस ज्ञात कर ले तो भी अपना आंसर है जैसी, तो 2 को क्यूब कतो जैसी आर की जगह 2 रख दो तो 2 को क्यूब कतो को 8 और 3 को कितो को 27। ठीक है, तो एक मतलब पहली तो भी को आयतन हो तो 8 और अब कतो वाला को 27, तो बर्थडे कतो है देखो 19 बर्थडे है, 19 बर्थडे है ना, तो की पर बर्थडे है पहले वाला पर पहली कतो 8 और आए अपन परसेंट में पूछे तो 100% आप क्या गुणा करते तो देखो 19/8% आगो भाग दे देख लिया 2 बार जैसी 16 बच्चा कहता 3 3 का 0 होता रहा 3 बार जैसी 24 बच्चा कहता 6 6 का 0 होता रहा 7 बार भाग जैसी 56 4 और 0 40 में पूरा पूरा जल जैसी पॉइंट लागो कितना होगा 5, तो 237.5% वही अपनो आंसर हो जैसे। अगला सवाल दे रहा है यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान कितना है। देखो अपन क्या कर सकते हैं दो तरीकों कर लिया। पहले तो बेसिक तरीको x का 45% बराबर है y का 15% वही दे रहा क्या अपन और पूछे x अनुपात y। देखो परसेंट टू परसेंट कटो भाई परसेंट को मतलब है बट्टा 100। ठीक है, परसेंट 88 आना तो दोनों साइड है और 3 बेस है तो भाग में गुणा में चल जैसी और ठीलो भाग में वो भी गुणा में चल जाए तो कट जैसी। ठीक है, अब देखो 3 बार 15 कट जैसी। ठीक है, अब x और y ने एक साइड ले लें
1/3 अपन के पूछो x अनुपात y तो अपने का आगो 1/3। लेकिन अपन एग्जाम में क्या कर देखो जो x के साथ है ना वो तो y को मान जैसी मतलब y को मान तो जैसी 45 है ना, और जो y के साथ है वो मान जैसी x को, ठीक है। तो x को मान करते आगो 15, y को मान करते आगो 45 करते आगो 1/3 और ये अपनो आंसर हो जाए। अगला सवाल दे रहा है धीरज 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। रौनक के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। रौनक अकेले काम करता है तो काम पूरा करने में रौनक को कितने दिन लगेंगे। देखो इस सवाल ने करने के लिए अपन दो चीजों को बेरा होना चाहिए। कहीं की जो दिना को जो अनुपात है ना, दिन को अनुपात मान लो कौन है, धीरज है एक रौनक है। तो अगर x और y दिनाम करें तो अभी जो कार्य क्षमता जो इफिशियंसी बी को अनुपात कहें जैसे y अनुपात x आ जैसे बस अगर अपन अतो ध्यान है तो अपन सवाल ने आसानी कर सका। पहले दिना को अनुपात दे रहा क्या अपन धीरज धीरज प्लस रौनक, धीरज ने करता 16 और इन करता 128/17। अपन थोड़ा इजी कर लिया भाई बट्टा मैंने तो अपन 17 गुणा करते हैं दोनों तरफ, इन 17 गुणा करें 17 करचे सी तो दिना का अनुपात हो आगो। अब अनुपात में जो तो हो सके तो सोल्व कर लिया 8 17 8 वो आगो मगे दिना को अनुपात। तो मैं बताऊं कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगी उल्टो हो जाए 8 17 तो एक ही कार्य क्षमता कती आ गई 8 दोनों की मिलाकर कती है 17। एक मतलब अगर धीरज वाले हटा दें तो एक कार्य क्षमता आ गई 9 की रौनक की। अब टोटल काम करता है वो 16 दिनाम करे कौन जिसकी कार्य क्षमता 8 है भाई धीरज 8 कार्य क्षमता और 16 दिन लगना टोटल काम तो गो और करनो की ने रौनक ने रौनक की कार्य क्षमता करती है 9। तो देखो टोटल काम को तो 16 गुणा 8 और 9 को भाग दे दियो बताओ 128/9 दिन वो ये अपनो आंसर हो जाए। अगला सवाल दे रहा है 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखो पहली बात तो चाल कहीं हुए चाल बराबर हुए है दूरी बटा समय। पहली कंडीशन में एक खंबा पार करे तो देखो ट्रेन की लंबाई इतनी ज्यादा है खंबो एकदम बारिश हो तो अपन के मान लिया नगन, ठीक है। तो इन केवल किन किन पार कर सी आपकी लंबाई भाई इंजन अठे आगो अब 8 निकल गई तो किन कत्ती चाली है केवल आपकी लंबाई के बराबर। तो चाल बराबर का है जैसे दूरी बटा समय, दूरी का ही है क्योंकि खुद की लंबाई और समय का तो 12 सेकंड है ना। तो बी की स्पीड गति आ गई 3 24 2 32। तो पहली ट्रेन की स्पीड आ गई 32 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो दूसरी कंडीशन दे रखी है कि समान लंबाई की दूसरी ट्रेन है ना और विपरीत दिशा में आ रही है बिन भी 12 सेकंड हम पार करें तो ई बार क्यों हो जी मान लो बाको मिलवा को पॉइंट है ना। तो आ ट्रेन तो आ जाए ई जगह यार आ ट्रेन है ना आ चल जैसी ई जगह तो इन पार कहीं कर सी बस दोनों की लंबाई पार कर सी और समान लंबाई है तो चाल बराबर कहें दूरी बटा समय ई बार कहीं सी लंबाई कितनी हो जैसी 2 गुणा 384 और टाइम कितना 12 सेकंड ही है। दूरी बटा चाल दूरी अब की बार की जैसी दोनों की लंबाई मीटर प्रति सेकंड तो दोनों की मिला के जैसे अपन अब भी अब काटना कता है 32 कता होगा 64, ठीक है मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों की मिला के 64 एक की 32 है तो दूसरों की भी कती है जैसी 32 मीटर प्रति सेकंड और ये अपनो आंसर हो जाए।